नमस्कार। भारत में भूख एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका असली कारण अनाज की कमी हो ही ना, बल्कि राजनीति हो। आज हम एक ऐसे ही तीखे विश्लेषण पर नजर डालने वाले हैं जो ठीक यही दावा करता है। और ये पूरी बहस एक बहुत ही सीधे लेकिन चुभने वाले सवाल से शुरू होती है। सवाल ये है कि क्या सरकार के पास वाकई इतने साधन नहीं हैं कि वो लोगों को भूख से मरने से रोक सके। इसी एक सवाल पर पूरा विश्लेषण टिका हुआ है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले भूख और सत्ता का क्या कनेक्शन है, फिर गरीबी हटाओ के नारे का सच क्या है, इसके बाद चुनावों में होने वाले इन्वेस्टमेंट के खेल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि जिसे हम विकास कहते हैं वो आखिर है क्या, और अंत में लेखक के फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भूख और सत्ता का सवाल। यहीं से लेखक उस असल प्रॉब्लम की जड़ पकड़ते हैं जिसे वो हमारे सामने लाना चाहते हैं। तो लेखक की जो पहली दलील है ना, वो शायद सबसे हैरान करने वाली है। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज मतलब अनाज की कमी है। बिल्कुल नहीं, देश में अनाज भरपूर है। तो फिर भी लाखों लोग भूखे क्यों हैं? ये सीधा सीधा सिस्टम के फेलियर की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। और यहीं पर एक बहुत अजीब सी एक उल्टी बात सामने आती है। देखिए, हमारा संविधान तो हर किसी को जीने का अधिकार देता है ना? लेकिन असलियत क्या है? हकीकत ये है कि हर साल हजारों लोग गरीबी और भूख से अपनी जान गंवा देते हैं। तो जो कागज पर लिखा है और जो जमीन पर हो रहा है, उसके बीच की ये खाई बहुत बहुत गहरी है। तो सवाल उठता है कि ये खाई, ये गैप आखिर बढ़ता क्यों नहीं? ये बना कैसे रहता है? इसको समझने के लिए लेखक हमें भारत के एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल स्लोगन, एक नारे की तरफ ले जाते हैं, गरीबी हटाओ। और यहीं पर लेखक एक बहुत ही कड़वी, एक चुभने वाली बात कहते हैं। उनका तर्क है कि ये गरीबी हटाओ का नारा एक तरह का क्रूर मजाक बनकर रह गया है, क्योंकि असल में गरीबी नहीं हट रही, गरीब हटाए जा रहे हैं हमेशा के लिए। ये एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है। इस बात को, इस कॉन्ट्राडिक्शन को और साफ करने के लिए लेखक नेताओं की जिंदगी में आए बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, कैसे कोई इंसान गरीबी और मुश्किलों से निकलकर राजनीति में आता है, लेकिन जैसे ही वो मंत्री बनता है, ऐसा लगता है मानो उसकी कोई लॉटरी लग गई हो, जीवन भर के लिए दौलत ही दौलत। तो अगर गरीबी हटाने का काम नहीं हो रहा, तो फिर असल में चल क्या रहा है? यहीं पर लेखक हमें तीसरे हिस्से में लेकर आते हैं, जिसका नाम है चुनावी निवेश का चक्र। और उनका तर्क ये है कि हमारे यहाँ चुनाव अब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस कम और एक बिजनेस डील, एक इन्वेस्टमेंट ज्यादा बन गया है। और लेखक के मुताबिक ये चक्र 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, चुनाव में अंधाधुंध पैसा लगाओ। स्टेप 2, वोट पक्के करने के लिए कंबल, खाना या जो भी जरूरी हो वो बांटो। स्टेप 3, चुनाव जीतो और पावर में आ जाओ। और फिर आता है स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को पूरे इंटरेस्ट के साथ वसूल करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव से ठीक पहले जो ये मदद दिखती है ना, लेखक के हिसाब से वो बस एक टैक्टिक है, एक दिखावा। असली खेल तो सत्ता में आने के बाद शुरू होता है, जब रूलिंग पार्टी का पूरा फोकस गरीबों की भलाई से हटकर अपने खुद के फाइनेंशियल फायदे पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये फाइनेंशियल फायदे ये आते कहाँ से हैं, कैसे पूरे किए जाते हैं? और यही सवाल हमें हमारे चौथे सेक्शन पर ले जाता है, विकास या विनाश। यहाँ लेखक डेवलपमेंट या विकास के पूरे आइडिया पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। और यहाँ पर लेखक बिल्कुल सीधी बात करते हैं, कोई घुमा फिरा कर नहीं। वो साफ साफ कहते हैं कि ये विकास नहीं, विनाश करने वाले लोग हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो हमें बताता है कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को किस नज़र से देखते हैं। और अपनी बात को साबित करने के लिए वो कुछ उदाहरण भी देते हैं, जैसे कि नोएडा एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट या फिर स्मार्ट सिटी बनाने का कॉन्सेप्ट। लेखक के लिए ये तरक्की की नहीं बल्कि विनाश की निशानियां हैं। तो उनका मेन पॉइंट क्या है? उनका तर्क ये है कि ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उसकी एक बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। होता क्या है कि कुछ अमीर और पावरफुल लोगों को स्पेशल फैसिलिटी देने के लिए हजारों गरीब लोगों को उनके घरों से, उनकी जमीन से हटा दिया जाता है। मतलब कुछ लोगों के फायदे के लिए न जाने कितनी जिंदगियां उजड़ जाती हैं। और बस यहीं से हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर,
जहां लेखक इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम और लालच के इस कल्चर पर अपना फाइनल वर्डिक्ट, अपना अंतिम निष्कर्ष देते हैं। और इस सिस्टम में अमीर और गरीब के बीच की खाई कितनी गहरी है, इसे दिखाने के लिए लेखक एक बहुत ही तीखा उदाहरण देते हैं। सोचिए, एक तरफ रूलर्स या नेताओं का एक प्लेट खाना है जिसकी कीमत हजारों रुपए है, और दूसरी तरफ एक मजदूर है जिसकी पूरे महीने की मिनिमम मजदूरी भी उस एक प्लेट खाने की कीमत से कम है। इस पूरी मानसिकता को, इस पूरे सिस्टम को समझाने के लिए लेखक एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भुक्कड़पन। और ये पेट की भूख नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक अलग तरह की भूख है, झूठी शान की भूख, पावर की भूख, एक ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती, एक ऐसी भूख जो दूसरों का हक छीनकर ही मिटती है। और लेखक ये भी साफ कर देते हैं कि ये जो भुक्कड़पन है, ये किसी एक पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है। उनका मानना है कि ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, और कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही बड़ी पार्टियां इस गवर्नेंस के इस साइकिल को चलाने में, इसे बनाए रखने में शामिल हैं। और आखिर में लेखक हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सवाल ये है कि सत्ता की, झूठी शान की, ये कभी न मिटने वाली भूख आखिर खत्म कब होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे सिस्टम की गहरी जड़ों की तरफ इशारा करता है, और शायद हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है।